Hello everyone. Today I am going to start new topic related to the first chapter of organic chemistry of class 11. That is, the name is isomerism. 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 Because I think yesterday I have completed the IUPAC nomenclature. I will give you the questions also. One day I will make the video only for the question of different competitive exam related to the isomerism. But this is the second topic, but chapter number first, some basic concept of chemistry from organic chapter number first. तो IUPAC इज कंप्लीट, NCERT में एक ही चैप्टर में ये भी दिया हुआ है एंड दैट इज़ गिवन इन वेरी नॉट इन डिटेल, बट आई विल डिस्कस इन डिटेल बिकॉज द क्लास 12th में भी हम इसको पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं. आप हर चैप्टर, जैसे कोई भी चैप्टर क्लास 12th का भी स्टार्ट करते हो या क्लास 11th का भी स्टार्ट करते हो तो उसमें IUPAC और आइसोमेरिज्म जरूर देता है. तो आपको यहीं पे आइसोमेरिज्म पूरा फोकस कर देना है, पूरा फिनिश कर देना है. इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना है, ये सब मैं यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करूँगा. ठीक है. सबसे पहला चीज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है. अब आइसोमेरिज्म का वेरी सिंपल, अगर एक लाइन में पूछे तो आप सीधे कहिए इट इज़ द कंपैरेटिव study of those compound which having same molecular formula. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आइसोमेरिज्म में हम सिंपल सी बात करें कि हम उन्हीं की स्टडी करते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं. अब आइसोमेरिज्म में कई चीज़ें पढ़ना है, जैसे आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, स्पेसिस्टिव आइसोमेरिज्म पढ़ना है, कन्फर्मेशनल पढ़ना है. बट आपको जो भी आइसोमेरिज्म पढ़ोगे उन सब में बस एक पॉइंट कॉमन रहेगा जिसको बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. मतलब इट इज़ द कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ दोज कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो फिर आइसोमेरिज्म उसको कैसे बोलेंगे. अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है. अब इसको दैट इज द सिंपल C4H10 ब्यूटेन, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला. क्लियर. अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH CH3 एंड CH3. आप यहाँ भी देख सकते हो 3 3 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन. यहाँ भी देखो 3 3 3 9 एंड 1 10. इसका मतलब इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10. अब देखो इसमें 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और इसमें 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो इसका नाम ब्यूटेन हो गया. दैट इज द ब्यूटेन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन. इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 मेथिल. आइसोमेरिज्म में बता चुका हूं कैसे लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल प्रोपेन. अब देखो दोनों के नाम अलग अलग हो गए. जब नाम अलग अलग हो गए, स्ट्रक्चर तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों के सेम है, बट IUPAC नेम दोनों के अलग अलग हो गए. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. बात समझ में आ गई. आइसोमेरिज्म को कैसे पहचानोगे, आइसोमेरिज्म का मतलब द कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज इट इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, समझ गए. दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो IUPAC नाम भी अलग होगा. देखो अपना फेस देखो, सपोज तुम्हारा वेट 50 kg है, तुम्हारे दोस्त का भी वेट 50 kg है, लेकिन दोनों की शक्ल अलग अलग है तो दोनों के नाम अलग अलग हैं. नाम अलग अलग है तो आइडेंटिटी भी अलग अलग होगी. समझ में आ रही बात. लेकिन वेट दोनों का सेम है तो वेट का मतलब क्या होगा, जैसे C4H10 ये भी है, C4H10 ये भी है. इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कोई भी आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. अब उसको कैसे स्टडी आगे कैसे बढ़ाएंगे या इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन इसको ऐसे करेंगे
कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। हमने इसमें क्या किया, इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम इसको ऐसे कर दिया, अब इसमें एक CH3 को हमने यहाँ अरेंज कर दिया। अब इसमें जो नॉर्मल में जब बन रहा था तो नॉर्मल ब्यूटेन बन रहा था, जैसे हमने एक CH3 को यहाँ लाया अब ये प्रोपेन बन गया, तो इसमें हमने अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया। समझ में आ रही बात? तो अब डेफिनीशन की बात जो करते हैं, जो क्लास 11th में बेसिकली पूछता है, आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में भी पूछता है, तो डेफिनीशन तो बहुत सिंपल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन आइसोमेरिज्म की किसी भी डेफिनीशन में बोल सकते हो, दैट इज द कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इज नोन एज आइसोमर्स, इज नोन एज आइसोमर्स। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स, एंड जो ये फेनोमेना है दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। हाउ यू डिफाइन द आइसोमेरिज्म, समझ में आ गया? कैसे डिफाइन करोगे? कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट एटम का या ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग हो, जिससे उसके क्या हो जाए, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो गया, जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो अब इसी को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन आइसोमेरिज्म की डिफरेंट अलग है, डिफिनीशन अलग है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अलग है। आप आइसोमेरिज्म जब डिफाइन करोगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन नहीं बोलोगे। आइसोमेरिज्म मीन्स द कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different in arrangement of atom in their molecule are known as isomers and phenomena is isomerism। लेकिन अगर हम कहेंगे कि कितने टाइप से इसको स्टडी करेंगे, तो पहला तो टाइप यही हो गया, पहला कौन सा हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकेंड इज द स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, space or stereoisomerism, and third is conformational isomerism। तो ये तीन तरह के बेसिकली हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत टाइप आएंगे। जैसे स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे आएंगे। स्ट्रक्चर में कौन कौन आएंगे, जैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सेम एज स्पेस और स्टीरियो में दो आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एंड कन्फर्मेशनल में ये एक तरह का आइसोमेरिज्म नहीं है, एक तरह का फॉर्म है, स्क्यू फॉर्म, गुज फॉर्म, ठीक है, एंटी और स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो आइसोमेरिज्म है इसका मतलब समझ में आई होप अब तक आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर से एक बार सुन लीजिए। कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इन सब के किसी भी डिफिनीशन को अगर आप देने जाओगे तो एक लाइन आपके लिए फिक्स है, द कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो बेटा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सेम, तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाओगे? जैसे अगर C4H10 लिखा तब तो आपने तुरंत बना दिया C4, अगर ऐसे लिख दिया C4H10 तब तो बहुत बुद्धिमान हो भाई, 9th-10th में पढ़े हो, तुरंत आपने क्या किया, 4 कार्बन 1 2 3 4 वैलेंसी मेंटेन कर दिए, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, क्योंकि इसकी सबकी वैलेंसी कितनी कार्बन की होती है, 4। तो इस तरह से आपने बना दिया। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा कंपाउंड मिल जाए, जैसे C8H8O, इस तरह का कंपाउंड मिल जाए, मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, आप कैसे समझोगे कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बना पाए तो उसके आइसोमर्स कैसे बनाओगे? क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि C4H8 फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H10 या C4H8, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है, NCERT में भी है। C4H8 के कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे? तो C4H8 का क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, पहले तो ये बताना पड़ेगा, तब तो आप बता पाओगे कि इसमें कितने आइसोमेरिज्म होंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्ट्रक्चरल फार्मूला में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको है तो आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लोगे और फिर उसके आइसोमर्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का मैं बता रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ यू विल मेक द स्ट्रक्चरल फार्मूला बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो नेक्स्ट हेडिंग करके आप देख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला बाई मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी आप ऐसे कर सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला और गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो उसके स्ट्रक्चर फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करोगे ये हम बताने जा रहे हैं, जो आपके बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में। तभी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो। पहले तो कंपाउंड को पहचानना सीखो, तभी तो आप बना सकते हो कि कितने इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा, पोजीशन, चेन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अब देखो इसमें बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड होंगे? डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड की बात होती है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख लो, दैट इज C+1 माइनस H प्लस X माइनस n/2। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस C? C इज द नंबर ऑफ कार्बन present in that compound। उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। H इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम present in that compound। ठीक है। X means that you all know that Cl, Br and I, that is number of halogen atom, and N means number of nitrogen atom। इससे क्या होगा? इससे कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका तुरंत उसमें कितने डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड है ये आपको मिल जाएगा। हमारी बात समझ में? जैसे अगर मैं कंपाउंड बोला होता C4H8, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, C4H8। ठीक है। C4H8 तो सिंपल, इसको तुरंत बना लोगे, इट्स नॉट वेरी टफ। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप यहीं से सीखना शुरू करो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने इसमें डबल बॉन्ड है ये निकालना है मुझे। देखो जैसे ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिखोगे, C मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, 4 + 1 - 8/2। क्यों? 4 इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने हैं 8 / 2, हैलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं। तो बताओ कितने हो गए? दैट इज 5 - 4, इट मीन्स 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो कुछ करना ही नहीं है तुमको, जैसे तुमको मालूम चल। देखो मैं तो आपको सिखाने के लिए निकाल रहा हूँ, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 4 + 1 C4H8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज CnH2n, मीन्स इट इज एल्कीन। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? इट इज एल्कीन। ठीक है। तो C4H8। अब तुमको पता चल गया एक डबल बॉन्ड है, कुछ नहीं करना। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका ड्रा करना चाहो तो 1 2 3 4 और कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, वैलेंसी मेंटेन कर दो। यहाँ पे क्या लिख दो? CH2 CH CH2 CH3। अब काउंट करो, 1 2 3 4 3 2 5 2 5 1 6 2 8। तो C4H8 का स्ट्रक्चर हो गया। आ रही बात समझ में? तो इस किसी भी, देखो इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उसमें कितने पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अभी इसको और डिटेल करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और इसको दिमाग में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपको मालूम चल गया कि हाउ यू विल फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है। कैसे आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता करोगे ये पता चल गया। इस पूरे चैप्टर के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक तरह से आपकी क्या हो गई? करेंसी। करेंसी मीन्स पैसा, रुपया। ठीक है।
अब आपको पता चल गया कि एक डबल बॉन्ड है कि दो डबल बॉन्ड है कि तीन डबल बॉन्ड है, उसके बेसिस पे आप क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या बना सकते हो। तो जरा देखो, अगर किसी कंपाउंड में सिंपल देखो इफ, या आप इसको कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है देख लो। पहले आपने निकाल लिया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सपोज 0 पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया 0। तो क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, सिंपल क्या होगा, सिर्फ एल्केन होगा। क्या होगा, एल्केन। इसका मतलब स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम ऐसे बनेगा। और कुछ बन सकता है नहीं, आपके पास सिर्फ क्या है 0 पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड आपके पास नहीं है। तो एल्केन में जानते हैं फार्मूला भी इसका जानते हैं, CnH2n+2 होता है, सिंपल एल्केन का फार्मूला। तो ये सिर्फ एल्केन होगा। लेकिन अगर आपको मालूम चल गया कि 1 पाई बॉन्ड है, क्या है 1 पाई बॉन्ड है, या 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका क्वेश्चन में आ गया, अब क्या हो सकता है बोलो। ये तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एल्कीन तो हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। एल्कीन होगा दैट इज CnH2n, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो एल्कीन तो हो जाएगा। और कुछ बन सकता है कि नहीं। अब जैसे C4H8 वाला हमने बनाया था, C4H8, तो हमने 1 2 3 4 बना दिया और डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, तुरंत क्या बैलेंसी मेंटेन कर दिया, बोलो किया कि नहीं, ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बना देते, देखो C4H8, देखो ये कार्बन हो गया, आपको साइक्लो कंपाउंड बताए हैं, ये क्या हो गया कार्बन। तो अगर हमारा ये कार्बन है तो इस कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी है 1 2, कितनी और हो सकती है 1 2, यहाँ पे कितनी हो सकती है 1 2, यहाँ पे कितनी हो सकती है 1 और 2, यहाँ पे कितनी हो सकती है 1 2। अब बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो रहा है 1 2 3 4, इट मीन्स C4 1 2 3 4 5 6 7 8 H8। इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो ब्यूटीन लिख सकते हैं, जो एल्कीन बना 1 पाई बॉन्ड से। एग्जाम्पल हमने एक लिया, इसको ब्यूटीन लिख सकते हैं कि नहीं। और क्या लिख सकते हैं, ये देखो साइक्लो, इसका क्या नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। ये देखो साइक्लो ब्यूटेन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे और क्या बन सकता है, साइक्लो कंपाउंड बन सकता है, साइक्लो एल्केन। आप ऐसे लिखिए साइक्लो एल्केन। क्या और कुछ बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकता। क्या बन सकता है, एल्कीन बनेगा, साइक्लो एल्केन बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1 पाई बॉन्ड आपके पास है तभी आप एक रिंग बना सकते हो, पाई बॉन्ड नहीं है तो आप रिंग नहीं बना सकते हो। अगर मैं कह दूं कि C5H12 का रिंग बनाओ तो नहीं बनेगा, आ रही बात समझ में। अगर मैं कह दूं C4H10 का रिंग बनाओ, नहीं बन सकता, क्योंकि इसी से वैलेंसी पूरी हो जाएगी। आ रही बात समझ में। C4H10 की कोई रिंग नहीं बनेगी, C5H12 की कोई रिंग नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 1 पाई बॉन्ड आपके पास होना चाहिए। अगर उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में पाई बॉन्ड नहीं है तो रिंग आपका नहीं बन सकता। आई बात समझ में, ये बात इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिख लीजिएगा ये पॉइंट। 1 पाई बॉन्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 रिंग। एक रिंग बनाने के लिए कम से कम 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब सोच रहे होंगे आप कि ये पाई बॉन्ड गया कहाँ, ये गया यहाँ पे क्या लिखे हो फार्मूला, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मीन्स टोटल पाई बॉन्ड कितना था। अगर हम कहें कि इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं तो बोलोगे 0, और कितना था 1। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहे हैं, कितना था मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहे हैं, और कितना है मतलब इसकी बात कर रहे हैं। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, 0 है। 1 पाई बॉन्ड कम से कम चाहिए हमको इस रिंग को बनाने के लिए, अदरवाइज यू कांट मेक ए रिंग। क्लियर, क्या हो गया भाई,
एक पाई बॉन्ड कम से कम खर्च हो जाता है। कैसे खर्च होता है? आपको 100 रुपीज़ दे दिया, जाइए मार्केट में कुछ खरीद के लाइए। आप मार्केट में जाके 10 रुपीज़ के अच्छा सा जलेबी बिक रही थी, खा लिया आपने, तो 10 रुपया ख़त्म कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके पास कितना पैसा है, तो आप क्या बोलोगे? 90 रुपीज़। मुझे कितना था? 100 रुपीज़। 100 था, 10 की जलेबी खा लिया। तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड खर्च हो जाता है। यानी कि इसको बनाने के लिए कम से कम एक पाई बॉन्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं बनेगा। और देखो यहीं पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गए। कौन से आइसोमेरिज्म हो गए? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आ रही बात समझिए? दोनों ये देखो स्ट्रेट चेन हो गया, ये रिंग हो गया, तो रिंग चेन आइसोमर्स होगा कि नहीं? अभी और छोटा बन सकता है, कितने आइसोमर्स होंगे बाद में डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ गया कि एक पाई बॉन्ड से आप क्या क्या बना सकते हो? एल्कीन बना सकते हो और साइक्लो एल्केन बना सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके भी समझा दिया। अगर आपसे पूछे कितना पाई बॉन्ड था, मीन्स टोटल पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो बोलेंगे 1। कितना पाई बॉन्ड है, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर 2 पाई बॉन्ड कहीं मिल गया आपको, 2 पाई बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, किसी कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो और उसमें 2 पाई बॉन्ड मिल गया, 2 पाई बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड, जैसे C4 का ही ले लेते हैं, C4 यू नो CnH2n-2 फार्मूला याद होगा, एल्काइन का फार्मूला होता है। अगर 8 माइनस क्या, अगर ये 4 लिया तो 8 - 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें अब तुमको सीधा सीधा पता हो जाना चाहिए कि यह एक CnH2n-2 वाला फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब एल्काइन होगा। एल्काइन होने का मतलब 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब वैलेंसी मेंटेन कर दो, यहाँ CH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? CH, ये CH2, ये CH3। देखो 3 2 5 1 6 1 3 2 5 1 6 1 1 2 3, सॉरी यहाँ CH भी नहीं होगा। वेरी गुड। देखो 3 2 5 एंड 6 वही बनना है। आप आंख बंद करके बना सकते हो स्ट्रक्चर। ठीक है। तो C4H6 में एक पाई बॉन्ड बन गया, ये इसको संतुष्ट कर रहा था, यानी कि एल्काइन वाले जनरल फार्मूले को संतुष्ट कर रहा था। तो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में कह दूं कि जरा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लगाइए, तो देखिए जरा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 1 - 6/2। आपको बताया C+1 - H/2, तो 4 + 1 - 6/2 का मतलब 5 - 3, कितने पाई बॉन्ड आ गए? 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने आ गए? 2। आ रही बात समझ में? अब बताओ, अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड था तो आपने क्या बनाया? एल्कीन बना दिया, साइक्लो एल्केन बना दिया। अगर 2 पाई बॉन्ड होगा तो क्या बना सकते हो? पहले तो सबसे पहले क्या बना सकते हो? एल्काइन, मीन्स आइन बना सकते हो। समझ में आई? एक पाई बॉन्ड है तो इन बना सकते हो, 0 पाई बॉन्ड है तो एल्केन होगा, आइन बना गया। और क्या बन सकता है बताओ? अब बताओ 4 कार्बन का ही अगर कंपाउंड है, अगर हम इसको रिंग में बदलना है तो जरा ध्यान देना, 4 कार्बन के कंपाउंड को अगर हम इस फार्मूले को सेटिस्फाइड करेंगे तो ये तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, क्या बना दिया? पाई बॉन्ड। अब जरा देखो इसकी वैलेंसी मेंटेन करो, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा और यहाँ भी H हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एक H और यहाँ पे भी एक H। अब जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? एक तो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हो जाएगा, और ब्यूट हो गया, और अनसैचुरेशन है तो क्या हो जाएगा? इन। बोलो, इसका मतलब यह इस फार्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं? और यह भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये दोनों आइसोमर्स हुए कि नहीं? कौन से? रिंग चेन। अब बताओ, साइक्लोब्यूटीन भी बन सकता है? बन सकता है, यानी कि साइक्लोब्यूटीन भी हमारा एक, या साइक्लोइन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, साइक्लोइन भी हो सकता है। अब बताओ और क्या हो सकता है? एनी अदर कंपाउंड बोलो। ये जो डबल पाई बॉन्ड एक साथ लगाए हैं, इसको सेपरेट भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, 1 2 3 एंड 4। एक बॉन्ड यहाँ बना दो डबल बॉन्ड, और यहाँ भी डबल बॉन्ड बना दो। इसकी बैलेंसी पूरी करो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, इसकी पूरी है, इसकी भी 3 है, तो यहाँ H हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा। काउंट कर दो, 2 1 3 और 3 6,
1 2 3 एंड 4। इसको क्या बोलेंगे बोलो? डाईईन। क्या बोलेंगे? डाईईन। इसका मतलब इसका क्या और बन सकता है? डाईईन बन सकता है। बन सकता है? अरे बात समझ में? और क्या बना सकते हो? सोचना पड़ेगा, खुद से सोचिए। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स आपको बनाना है तो आपको इसके बेसिस पे आपको पता रहना चाहिए कि आप कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ आपको पता चल गया कि डाईईन भी बन सकता है। अब बता, एक रिंग बनाने के लिए कितना पाई बॉन्ड लगता है? एक पाई बॉन्ड। तो दो रिंग बनाने के लिए कितना लगेगा? बताओ, दो रिंग बनाने के लिए कितना लग जाएगा? सिंपल सी बात है सर, 2 पाई बॉन्ड। और आपके पास है कितना? 2 पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब डाईसाइक्लो कंपाउंड भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन आपको चाहिए पूरा। डाईसाइक्लिक बना सकते हैं, 2 रिंग बना सकते हैं, क्योंकि 2 रिंग जैसे आप बनाओगे 2 पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। हाँ, दो रिंग बनाने का कॉन्सेप्ट आपको बताया है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर भी सिखाया है, विथ 1 कॉमन कार्बन, विथ 2 कॉमन कार्बन। अगर 2 कॉमन कार्बन है तो क्या लगता है? प्रीफिक्स बाईसाइक्लो। 1 कॉमन कार्बन है तो क्या लिखते हैं? स्पाइरो। ये सब मैं बता चुका हूँ। हाउ विल राइट द नेम आल्सो आई एक्सप्लेन। ठीक है, तो डाईसाइक्लो एल्केन बना सकते हैं, डाईसाइक्लो एल्केन। आ रही बात समझ में? और कुछ हो सकता है? सोचिएगा, आपके पास करेंसी इतनी है, इसी को कंज्यूम करना है, खत्म करना है। और क्या क्या बना सकते हैं आप खुद से सोच लीजिए। अच्छा, अगर 2 पाई बॉन्ड रहा तो आपने इतना बना दिया। अगर किसी कंपाउंड में 3 पाई बॉन्ड हो गए तब बोलो, 3 पाई बॉन्ड हो गए तो क्या क्या बना सकते हो? 3 पाई बॉन्ड। इफ एनी कंपाउंड हैविंग 3 पाई बॉन्ड तो क्या क्या बना सकते हो? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। 3 पाई बॉन्ड मिल गया आपको, क्या बनाओगे? बताओ। एक तो क्या बना सकते हो? बोलो। एक तो आइन बनाने में 2 पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। आइन और इन एक साथ कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि इसको बनाने में 2 पाई बॉन्ड, इसको बनाने में 1 पाई बॉन्ड। दूसरा क्या कर सकते हो? बोलो। आइन और इन बनाने में 1 पाई बॉन्ड। 3 इन बना सकते हो, 3 जगह डबल बॉन्ड दिखा सकते हो 3 पाई बॉन्ड के लिए। और क्या कर सकते हो? बोलो बोलो। 3 साइक्लो एल्केन बना सकते हो, 3 रिंग बना सकते हो। ट्राई साइक्लो कंपाउंड भी बना सकते हो। ऐसे देखो, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड बना दिया, देखो एक रिंग हमारा ये हो गया, एक रिंग ये हो गया और एक हमारा ये बन गया। तो 3 रिंग बना सकते हो। समझ में आ रही बात? तो 3 साइक्लो एल्केन बना सकते हो। और क्या बना सकते हो? बोलो बोलो। 3 साइक्लो एल्केन बना सकते हो। बताओ। साइक्लिक कंपाउंड एक बना दिए तो एक रिंग खत्म हो गया। 2 बना तो साइक्लो आइन बना सकते हो। और क्या बना सकते हो? बाईसाइक्लो बनाने में 2 रिंग खत्म हो गया, बाईसाइक्लो इन बना सकते हैं, बना सकते हैं। देखो, इसको बनाने में 2 पाई बॉन्ड खत्म हो गया, इसको बनाने में 1 पाई बॉन्ड खत्म। अरे बात समझ। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हो खुद से। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये क्या है? अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे? समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। हाइड्रोकार्बन का कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है? बोलो। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार ऐसे ही बोल दे रहा हूं मैं। 0 पाई बॉन्ड है तो एल्केन होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा तो क्या हो सकता है? एल्कीन हो सकता है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। 2 पाई बॉन्ड है तो क्या हो सकता है? एल्काइन हो सकता है, साइक्लो एल्कीन हो सकता है। अरे बस, डाईसाइक्लो एल्केन हो सकता है। 3 पाई बॉन्ड है तो बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। अरे बात समझे? तो ऐसे आप सोच के करिएगा। समझ में आया? तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिया मैंने कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। समझ गए? आई होप इट इज क्लियर। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला का अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाए तो आइसोमर्स क्या बताओगे? कोई सवाल ही नहीं बता पाने का। इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने पहले आपको यही सिखा रहा हूं कि किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है। पहले में क्या था? सिर्फ कार्बन था, हाइड्रोजन था। अब दूसरे में क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ये तीनों अगर प्रेजेंट है तो कैसे करोगे? देखो क्या क्या हो सकता है। पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो एक तो पहला फंक्शनल ग्रुप सबसे इजी आपको मालूम है, OH ग्रुप। देखो इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है कि नहीं, बोलो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल है कि नहीं? अब आप IUPAC पढ़ चुके हो, जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे जाएं और IUPAC नॉमेनक्लेचर एक बार रिवाइज कर लें। उसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट बताई है एक वीडियो में, उसको देख लें तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो पहला आपको मिल गया एल्कोहल। दूसरा आप फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन और कार्बन कंटेनिंग पढ़ते हो, दैट इज ईथर ग्रुप R1OR2, दैट इज R1OR2। ये भी आपको बताया हूँ, R1 इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मतलब दैट इज CH3 C2H5 C3H7, ये आप पहले पढ़ चुके हो, बोलो पढ़े हो कि नहीं? तो ये आपका एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया? ईथर हो गया, ईथर ग्रुप हो गया। तीसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हो, बोलो C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा है? एल्डिहाइड। याद आ रहा है कुछ? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को एज ए सफिक्स सेकंड क्या लिखते हैं? Al, अल्प, एज ए प्रीफिक्स एल्डो और फॉर्मिल, ऐसे आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। एक और ग्रुप पढ़ते हो, दैट इज नोन एज कीटोन ग्रुप। पढ़ते हो कि नहीं? दैट इज कीटोन। एज ए सफिक्स सेकंड इसका क्या नाम है? ओन। एज ए प्रीफिक्स कीटो और ऑक्सो। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, पीछे जाइए वीडियो देखिए। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और कौन से फंक्शनल ग्रुप आप पढ़े हो? दैट इज C डबल बॉन्ड OH। याद आ रहा है? ये तो सबसे ऊपर था, कौन सा ग्रुप? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ग्रुप था। हमारी बात समझ में? इसी में एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़े हो, दैट इज C डबल बॉन्ड OR पढ़े हो। फिर यहाँ R क्या है? एल्किल ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप में क्या है भाई? ये कौन सा ग्रुप है? ईस्टर। इसका नॉमेनक्लेचर अलग से भी बताए हैं। ठीक है, जिसको नहीं जो पहचान पा रहा है इसको देखो, ये COOH है, COOR है। ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, जो नहीं पहचान पा रहे हैं वो देख लें, जो पहचान पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एसिड है, ये ईस्टर है। एक और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे भी R हो गया ये, दैट इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप। यहाँ पे अगर नहीं पढ़े होगे, याद आ रहा होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर जब इसका बताए थे तो उसमें बोले थे ओइक एनहाइड्राइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगता है इसका? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, इसका सफिक्स सेकंड ये लगता है। आपको बताए हैं, नहीं बताए होंगे तो फिर से एक बार हम इसको क्लियर कर देंगे। समझ में? तो दिस इज द ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दिस वन इज द कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ते हो। हम क्या बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आपको मिल जाए, आपको उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, तो आप आइसोमेरेज में उसका कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। जैसे अब देखो यहाँ एल्कोहल में कोई डबल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है। जैसे अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिख दूँ C4H10O, C4H10O, तो दैट इज CnH2n+2O। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n+2O लिख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जरा इस पे अप्लाई कर दो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा? जरा देखो, 4+1 - 10/2। आपको क्या फार्मूला बताया हूँ? C+1 - H+X - N/2 बताया हूँ। तो ये फार्मूला जैसे ही इस पे अप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 5 - 5, इट मीन्स 0 पाई बॉन्ड। बोलो
जीरो पाई बॉन्ड। इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और पाई बॉन्ड आपका क्या आ गया, जीरो। तो अगर जीरो पाई बॉन्ड आ गया तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहां देखो, ये एल्कोहल है और ये ईथर है, इसमें कोई पाई बॉन्ड दिख रहा नहीं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है सर इसमें। तो अगर जीरो पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया तो तुरंत समझ जाना कि यह कंपाउंड से, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम एल्कोहल बना सकते हैं और ईथर बना सकते हैं। आपको सोचने की टाइम नहीं देने की जरूरत है। इसमें सीधे 4 कार्बन का आप 1 2 3 4 यहाँ पे OH जोड़ दीजिए, वैलेंसी मेंटेन कर दीजिए। ईथर बनाना है तो 1 2 3 O एंड C, वैलेंसी मेंटेन कर दीजिए। देखिए CH3 CH2 CH2 एंड CH2, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 एंड CH3। आप देख लो 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10, 1 ऑक्सीजन। तो C4H10O बना कि नहीं, आपको कुछ सोचना पड़ा नहीं। जीरो पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड 1 ऑक्सीजन। देखो एक ही ऑक्सीजन इसमें दिख रहा था, इस ग्रुप में भी एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है और इसमें भी एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है। तो तुरंत बिना सोचे समझे आपको क्या बताना है कि या तो ये एल्कोहल होगा नहीं तो ईथर होगा। तो क्या बताया, जीरो पाई बॉन्ड विथ 1 ऑक्सीजन। तो सेटिस्फाइड किसको करेगा, एल्कोहल और ईथर। तो ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ एनी कंपाउंड एनी मॉलिक्यूलर फार्मूला हैविंग जीरो पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड 1 ऑक्सीजन देन इट मस्ट हैव एल्कोहल और ईथर ग्रुप। अब देखो यहीं पे मैं आइसोमेरिज में ये चीज बता रहा हूं, तो आपका एक आइसोमेरिज तो यही क्लियर हो गया, इसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। देखो सबके दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, C4H10O ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट। और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट हुआ, फंक्शनल ग्रुप, एक एल्कोहल हो गया और एक ईथर। तो ये दोनों कौन से आइसोमेरिज्म हो गए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आपको इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, एक आइसोमेरिज्म निकालना भी सिखा दिया। समझ में आ गया कि नहीं, बोलो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, समझ में आया, क्लियर। और भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसके जगह पे लिख दूं, इसी के जगह पे सीधे सीधे क्या लिख दिया मैंने, C5H12O। तुरंत क्या करोगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फार्मूला लगाओगे, क्या करोगे, 5 + 1 - 12/2 दैट इज 6 - 6 इज इक्वल टू 0। जैसे ही जीरो पाई बॉन्ड आ गया तो तुरंत तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है, या तो एल्कोहल है नहीं तो ईथर है। तो 5 कार्बन का तुरंत क्या बनाओगे, 1 2 3 4 5 एल्कोहल, 1 2 3 4 1 5 एल्कोहल, और 5 कार्बन का क्या बना दोगे, ईथर। अब वैलेंसी मेंटेन कर दोगे, CH3 CH2 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 एंड CH2, गिन लो यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। देखो CH3 CH2 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 CH3, देख लो यही होगा। सारे मॉलिक्यूलर, दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होंगे, C5H12O। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा, C5H12O। इसका मतलब क्या हो गया, एक आइसोमेरिज्म आप यही निकालना सीख जाओगे जिस दिन ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। वो कौन सा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तुरंत हमको मालूम चल गया कि इसमें एल्कोहल है और ईथर है। अब हम एल्कोहल के अदर आइसोमर्स बनाना शुरू करेंगे और ईथर के अलग आइसोमर्स बनाना शुरू करेंगे, सबको काउंट कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज निकल जाएगा। सारी बात समझे, वो हम लेटर ऑन आई विल डिस्कस। समझ में आया, क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, if any compound, any molecular formula having 0 pi bond and 1 oxygen, then it must have alcohol or ether group. Clear? ये पॉइंट आई होप सबके समझ में आ गया होगा। तो ये आपका, ये दोनों ग्रुप को हमने एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप देखो जरा ध्यान से। दूसरा ग्रुप कौन सा यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा ग्रुप लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन कैसे पहचानोगे, देखो अगर मैं लिख दिया C4H8O, C4H8O, जरा डबल बॉन्ड वाला फार्मूला लगाओ। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 1 - 8/2, क्या आ जाएगा बोलो, 5 - 4, 8 / 2 इज इक्वल टू 4, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो 1 पाई बॉन्ड आ गया एंड 1 ऑक्सीजन।
जरा इस ग्रुप को देखो, इसमें एक ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं, और एक पाई बॉन्ड भी दिख रहा है। तो अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है और उसमें तुरंत आपको क्या मिल जा रहा है, एक पाई बॉन्ड और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो कुछ सोचना नहीं है आपको, तुरंत समझ जाना कि या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन। तो 4 कार्बन का तुरंत क्या बना दोगे, 1 2 3 एंड 4 एल्डिहाइड ग्रुप, बोलो बन जाएगा। वैलेंसी मेंटेन कर दिया, CH3 CH2 CH2, काउंट कर लो, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। देखो 4 यहाँ पे क्या हो गए कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8 क्या हो गए हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया। ये सारा करेंसी आपका खत्म, पाई बॉन्ड खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन सब खत्म। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये कैसे बन जाएगा, बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको भी काउंट कर लो। देखो इसमें एक पाई बॉन्ड हुआ, एक ऑक्सीजन और 3 3 3 6 2 8 बोलो और 4 कार्बन, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। अब आपको समझ में आ गया कि अगर कोई कंपाउंड, यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड था, एक ऑक्सीजन था, तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो फार्मूले से क्या आ रहा है, 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 ऑक्सीजन, तुरंत समझ जाना, इफ ए कंपाउंड हैविंग, इफ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला हैविंग 1 oxygen and 1 pi bond, 1 oxygen and 1 pi bond, then compound or that molecular formula shows aldehyde और कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप शो करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखो अगर ऐसे पूछ दिया कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज, तो आपने 2 स्ट्रक्चर तो पहले ही बना दिया, तो यानी कि आपको पता चल गया कि एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, 2 आइसोमर्स आपका आ गया। ये एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए दोनों कौन से आइसोमर्स हो गए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आ रही बात समझ में, बोलो इसको बनाने में आपको मेहनत लगा, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, आप आराम से बना सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। कोई और एग्जांपल दे देते हैं, C5H10O, इसका भी बनाओगे तो ऐसे ही बन जाएगा। देखो कुछ सोचना नहीं है, 5 + 1 - 10/2 6 - 5 मतलब 1 पाई बॉन्ड। अब एक पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन जैसे ही तुमको किसी कंपाउंड में दिख जाएगा, तुरंत समझ जाना यही दोनों ग्रुप हो सकते हैं। 5 कार्बन का क्या बना दो, एल्डिहाइड। देखो 1 2 3 4 5, इसको हटा दो, 5 कार्बन एल्डिहाइड। 5 कार्बन का क्या बना दो, कीटोन। अब बैलेंसी मेंटेन करो, यही है, यही चीज है। हमारी बात समझे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर। अब बेटा थोड़ा सा इसको और घुमा देते हैं, थोड़ा सा और आपको सोचने को करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कंपाउंड विच हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O बट कंपाउंड कैन नॉट शोज द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, तब क्या हो सकता है। तो फिर कॉन्सेप्ट आ गया क्या, पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड आपके पास है, एक, और एक ऑक्सीजन है। अब बताओ एक पाई बॉन्ड से क्या क्या बना सकते थे, बोलो, आपको सिखाया था क्या बना सकते थे, एल्कीन बना सकते थे, साइक्लोएल्केन बना सकते थे। तो अब इसमें कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकता है, लेकिन हमको पहले क्या सोचना है, सीधा सीधा सोचना है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है, तब क्या करोगे। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है और उसी में बोल दे रहा है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन इसमें नहीं है, तब आपको फिर सोचना पड़ जाएगा कि अगर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं है तो क्या बन सकता है। जरा देखो, मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड से एक क्या बन सकता है, अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन बनाओगे तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे अनसैचुरेशन बना दिए, हो गया। समझ में आ रही बात, पाई बॉन्ड खर्च हो गया आपका। अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ ऑक्सीजन, और क्या बचा, 0 पाई बॉन्ड। 0 पाई बॉन्ड से क्या बनता था, एल्कोहल, या अगर 0 पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन था तो क्या बनता था, एल्कोहल या ईथर। तो अब दूसरा क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, अनसैचुरेटेड एल्कोहल बना दो, वैलेंसी पूरी हो जाएगी। देख लो CH2 CH, यहाँ पे CH2 CH2, काउंट कर लो,
2 3 3 2 5 5 2 7 1 8, एक ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड, खत्म। आ रही बात समझे? लेकिन ये आप तभी बनाओगे जब क्वेश्चन में बोलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है, अदरवाइज इसको नहीं बनाना है आपको, ठीक है। और क्या बन सकता है? अनसैचुरेटेड ईथर भी बन सकता है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH O CH2 CH3, देखो ये अनसैचुरेटेड हो गया। देखो 3 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 4 कार्बन एक ऑक्सीजन एक अनसैचुरेशन। आ रही बात समझ? वैलेंसी पूरी हो गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं? ये भी दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? यही होंगे। लेकिन आप इसको तब बनाओगे जब क्वेश्चन में कहेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है। आ रही बात समझे? अदरवाइज इसको बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप बताया हूं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें क्या बताया था? देखो क्या बताया? CH3, आपको बताया C डबल बॉन्ड O, एक OH बताया, और दूसरा क्या बताया था? C डबल बॉन्ड O OR बताया। R का मतलब क्या बताया? एल्किल। एल्किल मतलब CH3 C2H5 ETC, है ना। एल्किल को एक्सप्लेन किया हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो। तो ये हमारा एसिड ग्रुप है। कौन सा है? एसिड। और ये हमारा ईस्टर ग्रुप है ना। अब बताओ, जब ये एक एसिड हो गया और एक ईस्टर हो गया, तो जरा देखो ये इसमें क्या क्या चाहिए इस ग्रुप को बनाने के लिए? एक पाई बॉन्ड चाहिए, 2 ऑक्सीजन। तो अगर मैं लिख दिया C4H8O2, C4H8O2, तो जरा देखो बन सकता है कि नहीं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। 4 + 1 - 8/2, तुरंत क्या आ जाएगा? 5 - 4, एक पाई बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड आ गया और 2 ऑक्सीजन आ गया। क्या होगा? ये पक्का हो गया कि इसमें एसिड ग्रुप है, नहीं तो एस्टर ग्रुप है। तो तुरंत उसको 4 कार्बन का एसिड बना दो। 1 2 3 4 कार्बन का एसिड बना दो। ऐसे वैलेंसी मेंटेन कर दो। CH3 CH2 CH2, काउंट कर लो, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करेगा। आ रही बात में? 3 2 5 2 7 1 8। अगर ईस्टर बनना चाहते हो तो ऐसे बना दो। देखो कुछ करना नहीं, 1 2 3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी C बना दो। वैलेंसी मेंटेन कर दो। CH3 CH2 CH3, बताओ ईस्टर ग्रुप हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? एसिड। ये क्या हो गया? ईस्टर। आपको बनाने में कोई तकलीफ हो रही है? नहीं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो तुरंत बना दोगे। ये दोनों हमारे कौन से आइसोमर्स हो गए? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे ये खत्म होगा, एक आइसोमेरिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। कौन सा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि ये नहीं है, क्या करोगे? मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूल C4H8O2, बट इट कैन नॉट शो द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ एसिड एंड ईस्टर, देन तब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखो, अगर ये एसिड तुमने बनाया है तो एसिड को बनाने में क्या खर्चा किया? एक पाई बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन। अब बताओ पाई बॉन्ड से क्या हो सकता है? अनसैचुरेशन हो सकता है। तो बताओ 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। जैसे ही आपने अनसैचुरेशन बना दिया, पाई बॉन्ड खत्म हो गया। अब बताओ 0 पाई बॉन्ड 1 ऑक्सीजन से क्या बन सकता है? अल्कोहल। और 0 पाई बॉन्ड 2 ऑक्सीजन से क्या बन सकता है? डाइऑल बन सकता है। तो यहाँ पे भी OH बना दो और कहीं और एक OH लगा दो, वैलेंसी मेंटेन कर दो। देखो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे भी CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। काउंट कर लो, 2 3 4 2 7 1 8। देखो कहीं वैलेंसी ज़्यादा जोड़ दिया हूँ। ये देखो 1 2 3 4 CH2। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 CH CH2 OH। तो 1 2 3 4 1 2 4 5 6 2 8, सही है। वो गलत हो ही नहीं सकता, एकदम फिक्स है। फॉर्मूला क्या है? एकदम फिक्स है। देखो इसमें क्या खर्चा किया आपने? एक पाई बॉन्ड खत्म किया, 2 ऑल खत्म किया, मतलब 2 ऑक्सीजन। क्योंकि 0 पाई बॉन्ड 1 ऑक्सीजन से एक अल्कोहल बना सकते हो। आपने क्वेश्चन में कर दिया ये है ही नहीं, तब इसको बना सकते हो। और क्या बना सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइक्लो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, तो साइक्लोब्यूटेन बना दो। 2 H एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। ये भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। देख लो, काउंट कर लो, कुछ सोचना नहीं है। देखो यहाँ H, ये क्या हो जाएगा? H और H। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, एक ही H यहाँ लग जाएगा, एक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8
2 ऑक्सीजन, और इस रिंग को बनाने में 1 पाई बॉन्ड खर्च हो गया। तो आपका क्या बन गया? डाइऑल साइक्लिक कंपाउंड बन गया। लेकिन ये तब बनेगा जब ये कहेगा क्वेश्चन में कि ये नहीं है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग 1 पाई बॉन्ड एंड 2 ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में? बोलो, क्लियर? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा कंपाउंड बनाने के लिए दे दिया जिसमें कितने हों, ध्यान से देखो, अगर कोई ऐसा दे दिया जिसमें एक कार्बन हो, हाइड्रोजन, जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कौन सा ग्रुप है? एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप। आ रही बात समझ में? एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप। क्या क्या इसमें है देखो, 2 पाई बॉन्ड है, 3 ऑक्सीजन है। तो अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मैं इसी को लिख दे रहा हूं, देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, यहाँ 3 और 3 6 S6 हो गया, और 3 ऑक्सीजन O3 हो गया। अब जरा निकाल दो पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट फार्मूला। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 + 1 - 6/2। देखो 5 - 3 इज इक्वल टू 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड आ गए, यहाँ 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है। आ रही बात समझ में? तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो, जैसे इस तरह का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है, तो तुरंत तुम बना देना एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे बनता है? ये देखो 2 COOH ग्रुप जब एक साथ जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं? 2 COOH ग्रुप एक मॉलिक्यूल H2O के क्या करते हैं? -H2O कर देते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। आ रही बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप। इसका सफिक्स सेकंड क्या लगता है? सफिक्स सेकंड इज ओइक एनहाइड्राइड। आ रही बात समझ में? तो ये आपको अगर 2 पाई बॉन्ड हो, 3 ऑक्सीजन हो, तो तुरंत ये फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में दे दिया कि भैया ये ग्रुप नहीं है, तब तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। देखो कैसे बन सकते हैं। 2 पाई बॉन्ड से क्या बना सकते हो बताओ? 2 पाई बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड से एक एसिड बना सकते हो, एस्टर बना सकते हो। तो अनसैचुरेटेड एसिड बना सकते हो कि नहीं? अनसैचुरेटेड एसिड बना दो हैविंग अल्कोहल। देखो कैसे, अगर मान लो 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 बना दिया। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया OH के साथ, अनसैचुरेशन यहाँ कर दिया। अब क्या क्या खर्चा किए? डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड खत्म हो गया। आ रही बात समझ में? लेकिन 2 ही ऑक्सीजन खत्म किए। अब 1 ऑक्सीजन है, 0 पाई बॉन्ड, तो यहाँ OH जोड़ दो। क्या नाम हो सकता है? अनसैचुरेटेड एसिड हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप। अब इसकी भी वैलेंसी मेंटेन करोगे तो वही आएगा, CH2 CH। अब काउंट कर लो, 2 3 4 5 6। देखो 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 ऑक्सीजन है। तो है कि नहीं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला? आ रही बात समझ में? तो कुछ भी हो सकता है। आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप के स्ट्रक्चर बनाओगे। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है तो आप आइसोमेरिज बनाना तो दूर की बात है, उसको तो भूल जाओ। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो आइसोमर्स भी उसके बना सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।